हेलो दोस्तों, आज हम स्मार्ट सिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जो 2015 में, 2016 में और 2018 में आए हुए हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, उसके बाद हम इनके आंसर लिखेंगे बारी बारी से। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्मार्ट नगर गाँवों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ग्रामीण नगरीय एकीकरण की इस पृष्ठभूमि से इस कथन पर चर्चा कीजिए। हमें क्या बताना है कि स्मार्ट नगर और गाँवों के बिना क्या है, शहर जीवित नहीं रह सकते, इसके बारे में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता का संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति को सुझाइए। और आखिर में हम देखेंगे कि भारत में 10 लक्ष्य नगरों, जिनमें हैदराबाद एवं पुणे जैसे स्मार्ट सिटीज भी सम्मिलित हैं, में व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। तो हम इनके बारे में देखेंगे। आज जैसे आपने देखा कि लास्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटीज़ भले ही बन गए हैं, लेकिन उनमें क्या है, अभी भी बाढ़ की समस्या है और भी अन्य समस्याएं हैं। और स्मार्ट सिटी होती क्या है, इसकी कार्यक्रम क्या है, ये हम दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे। और थर्ड क्वेश्चन में क्या देखेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि किस तरह से स्मार्ट नगर बनाना जरूरी है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा यूपीएससी प्रीवियस पीवाईक्यू, इसमें हमें आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, भारत में स्मार्ट नगर गांवों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ग्रामीण नगरीय एकीकरण की इस पृष्ठभूमि में इस कथन पर चर्चा कीजिए। तो वर्तमान में हमें बताना है कि क्या क्या है, क्या नहीं है। वर्तमान में जैसे हमने लिखा है, सबसे पहले वर्तमान में भारत में देश की कुल आबादी का लगभग 30% नगरों में निवास करती है। आपको इसे लिखना हो तो जरूरी नहीं है, आप ये भी लिख सकते हैं कि 70% जो है गाँव में निवास करती है, इसके साथ ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके आगे लिखते हैं, तथा 2030 तक देश की लगभग आधी आबादी के नगरों में रहने का अनुमान है। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ अनेक समस्याएं भी पैदा होती हैं, जिसके समाधान के लिए 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत की गई थी। अब आप इसको गूगल भी कर सकते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन क्या है, या आप इस गवर्नमेंट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, तो उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि स्मार्ट सिटी उच्च सुविधाओं और अवसरों से संपन्न होते हैं। क्या लिखा है आपने, स्मार्ट सिटी उच्च सुविधाओं और अवसरों से संपन्न होते हैं। स्मार्ट सिटी का उद्देश्य नागरिकों को एक गुणवत्तापूर्ण जीवन तथा स्वच्छ टिकाऊ पर्यावरण प्रदान करना है। इन सुविधाओं से मुक्त ऐसे नगरों के आसपास की जनसंख्या आकर्षित होकर वहां स्थानांतरित होगी। इस प्रकार इन नगरों की जनसंख्या इनकी क्षमता से अधिक हो जाएगी तथा ये नगर, इस बात को आप अंडरलाइन कर लेना क्या, कि जब हम सुख सुविधाएं देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आसपास की जो जनसंख्या है वो आकर्षित होगी और क्या होगा, यहाँ पर नगरों की ओर वो पलायन करेगी, क्योंकि सबको सुख सुविधाएं चाहिए। तो क्या है, अपने क्या लिखा है यहाँ पर, इस प्रकार इन नगरों की जनसंख्या इसकी क्षमता से अधिक हो जाएगी तथा ये नगर अपने नागरिकों को महत्वपूर्ण जीवन और धारणीय पर्यावरण नहीं दे सकेंगे, अतः स्मार्ट सिटी अपने उद्देश्यों में असफल हो जाएंगे। इन्हें सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि गांव का भी विकास किया जाए। अब आपने ऊपर लिखा था क्या है कि स्मार्ट नगर गांवों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये उसका क्या है, ऊपर वाले कथन का स्पष्टीकरण है कि क्यों नहीं रह सकते और क्या वजह है। इन सफल बनाने की आवश्यकता है कि गांव का ही विकास किया जाए, इसलिए इस बार के बजट 22 और 23 में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के वित्त में बढ़ोतरी की गई है। आगे देखते हैं, इस तथ्य को देखते हुए 2016 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य है स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देकर गांवों में नगरों जैसा आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाए।
गांव के विकास से तात्पर्य केवल अर्थ निर्वाहपूर्ण अवसंरचना का निर्माण मात्र नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि गांव का विकास इस प्रकार से हो कि लोगों को विभिन्न क्षेत्रों में विकास के अवसर प्राप्त हो सकें। कृषि आधारित उद्योगों का विकास, अस्पतालों का निर्माण, स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, खेल के क्षेत्र में विकास, बेहतर यातायात की सुविधाओं इत्यादि के विकास के माध्यम से ग्रामीणों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जा सकती हैं। इस तरह के विकास से यदि गांवों को स्मार्ट गांव बना दिया जाए तो नगरों में प्रवासन रुकेगा तथा स्मार्ट सिटी का भविष्य भी उज्जवल हो सकेगा। इस प्रकार यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गांव के विकास के बिना स्मार्ट सिटी का सपना देखना अकाल्पनिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में स्मार्ट नगर के साथ साथ स्मार्ट गांव क्यों होना जरूरी है, और इस कथन की हमने पुष्टि भी कर दी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय जीवन की गुणवत्ता का संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य और रणनीति बताइए। हमें इसमें क्या बताना है, उद्देश्य बताना है और रणनीति बतानी है कि स्मार्ट सिटी कैसे बनाई गई है, क्या है उसमें। तो लिखना शुरू करते हैं। इसका आंसर आएगा शहरीकरण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का सूचक है। क्या है? आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रगति का सूचक है। लेकिन हाल के वर्षों में शहरीकरण के कारण जल, बिजली, सार्वजनिक शौचालय, कचरा निपटान आदि जैसे नागरिक सुविधाओं में काफी कमी आ गई है। बौद्धिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक जैसे बुनियादी ढांचे के विकास से शहरों में सुधार किया जा सकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शहरी क्षेत्रों के बढ़ते योगदान को देखते हुए सरकार ने अत्याधुनिक सुविधाओं और आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास के साथ भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहर बनाने की घोषणा की गई है। अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि स्मार्ट नगर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला है पर्याप्त जल की आपूर्ति करना, दूसरा है बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, तीसरा है स्वच्छता और ठोस अवशिष्ट प्रबंधन करना। नेक्स्ट है कुशल शहरी गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, किफ़ायती आवास विशेष रूप से गरीबों के लिए, जैसे आपने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल के बारे में पता होगा, सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण का विकास करना, सुशासन विशेष रूप से ई गवर्नेंस और नागरिक भागीदारी, टिकाऊ पर्यावरण प्रोवाइड कराना, नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की। फिर है स्वास्थ्य और शिक्षा। आगे लिखते हैं स्मार्ट नगर कार्यक्रम का विशेष ध्यान क्या है, स्थायी और समावेशी विकास पर है। इस बात को जरूर लिखना, क्या है कि इसका कार्यक्रम का विशेष ध्यान क्या है स्थायी और समावेशी विकास पर ये फोकस्ड है। स्मार्ट नगर कार्यक्रम में क्षेत्र आधारित विकास के रणनीतिक घटक के रूप में नगर सुधार, शहर का नवीकरण और शहर के विस्तार तथा त्वरित समाधान के साथ पेन सिटी प्रस्ताव शामिल है। अब पेन सिटी क्या है, इसको आप गूगल करके देख लीजिएगा। रणनीतिक क्षेत्र क्या है, इसकी रणनीति क्या है कि पुनः संयोजन में मौजूदा क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में या अधिक कुशल बनाने से क्या होगा, स्मार्ट नगर कार्यक्रम के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके तहत 500 एकड़ के क्षेत्र को मजबूत बनाया जाएगा। पुनर्विकास से मौजूदा निर्मित पर्यावरण का प्रतिस्थापन किया जाएगा। हरित क्षेत्र विकास का उपयोग कर
पूर्व में खाली पड़े क्षेत्र में अधिकांश स्मार्ट समाधान लागू होंगे। स्मार्ट नगर कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर योजना तथा इनका कार्यान्वयन दोनों को समाहित करता है। स्मार्ट शहरों के विकास के लिए स्मार्ट गांवों का निर्माण इस ग्रामीण शहरी प्रवास को कम करने और शहरी संस्थानों पर बोझ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि भारत जो है स्मार्ट नगरों या गांवों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसमें पता चलता है कि किस तरह से अगर हम स्मार्ट शहर बना देते हैं तो उस पर वहाँ के आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर क्या होता है, वो प्रवासन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी सुख सुविधाएं चाहिए जो स्मार्ट नगरों में है। तो स्मार्ट गांव बनाने भी ज़रूरी है ताकि उनका एक जगह से दूसरी जगह उनका पलायन को कम किया जा सके और उनको गांव पर ही स्मार्ट शहरों की तरह ही वहाँ पर सुख सुविधाएं प्रदान की जा सकें। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन क्या है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, भारत में 10 लक्ष्य नगरों जिनमें हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट सिटी भी सम्मिलित हैं में क्या है, व्यापक बाढ़ के कारण बताइए, स्थायी निराकरण के उपाय भी सुझाइए। तो इसका लिखते हैं हम आंसर। इसमें मैं सबसे पहले बताने कि इसमें बाढ़ के कारण क्या है और हैदराबाद और पुणे जैसे स्मार्ट सिटी में ये समस्या व्यापक क्यों बनी हुई है। तो भारत में शहरी बाढ़ का एक आम घटना बन गई है। क्या है, भारत में शहरी बाढ़ एक आम घटना बन गई है जिसमें मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलुरु सहित देश के कई मेट्रो शहर इससे पीड़ित हैं। शहरी बाढ़ का अभी हाल ही में शिकार क्या है, हैदराबाद और पुणे है। जो आपने लास्ट ईयर में देखा कि कैसे सर्दियों के मौसम में, जब नॉर्थ इंडिया में सर्दियों का मौसम था, उस समय हैदराबाद और पुणे में बाढ़ जैसी हालत थी। तो हैदराबाद और पुणे में बाढ़ उस समय बारिश क्यों हुई, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो हैदराबाद और पुणे में अधिकतर लोग क्या है, नालों के ओवरफ्लो होने, दीवार या इमारत के ढहने और बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हताहत हुए थे। दरअसल भारतीय शहरों का विकास उन क्षेत्रों के पास हुआ जो कभी प्रमुख जल निकास के बिंदु थे। इस लाइन को आप जरूर अंडरलाइन कीजिएगा कि वहाँ पे विकास कैसा हुआ है कि जो नेचुरल क्या थे, जल निकास के बिंदु थे, उनके पर भी अतिक्रमण हो गया है। तो इसलिए वहाँ पर जो है अब वाटर का, पानी का निकास जो है आसानी से नहीं होता, इसलिए वहाँ पर नदी मतलब जो नाले निकले हुए हैं उनमें क्या उफान आ जाता है, इसलिए वहाँ पर गंदा पानी और बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाल ही में प्रौद्योगिकी सक्षम पहलों, उदाहरणों के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की जलवायु अनुकूलन के प्रति क्षमता बहुत कम है। यूनिवर्सिटी ऑफ लोवेन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिजास्टर, ब्रुसेल्स एंड एनजीओज सीड्स, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको गूगल करके जरूर देखिएगा। द्वारा क्या है, 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने 55% से अधिक स्मार्ट शहरों में बाढ़ का खतरा है। अल्प अवधि में ऊंचे स्थानों से नीचे की ओर जल निकासी के प्राकृतिक मार्ग का पता लगाया जाना चाहिए। दरअसल इन मार्गों का तेजी से शहरीकरण के कारण अवरुद्ध या अतिक्रमण किया गया है, जिससे क्या है, शहर गलियों और उपगलियों का संजाल बन गया है और इसके परिणाम स्वरूप बड़े जल ग्रहण क्षेत्र बन गए हैं। जल ग्रहण क्षेत्र को कम करने का विचार किया जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि वर्षा का जल का संचय कम से कम हो और कॉलोनियों का स्तंभों और पंक्तियों के रूप में समुचित विभाजन करने से क्या होगा, जल ग्रहण क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जा सकता है। आपको क्या बताना है मुझे कि कॉलोनियों को स्तंभों और पंक्तियों के रूप में समुचित विभाजन करने से क्या होगा कि जल ग्रहण क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जा सकता है। तो जो हमने लिखा है कि कॉलोनी का स्तंभों और पंक्तियों के रूप में समुचित विभाजन, ये किस सभ्यता और इसके पहले जो आपने इतिहास पढ़ा होगा उसमें किस सभ्यता में ये पंक्ति है या
वहाँ पर ऐसी कॉलोनियाँ बनाई गई। तो उसको आप मुझे किस सभ्यता के बारे में पूछ आपको बताना है, उसको आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कहाँ की चर्चा यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर लाइन को आप यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक कॉलोनी का जब प्राचीन काल में जब रहवास हुआ, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक सभ्यता की कॉलोनियाँ कैसी थीं, उनको समकोण में बनाया गया था। उनकी नालियाँ और रोड को इस समकोण में या 90 एंगल में बनाया गया था, और उनमें पानी निकलने की विशेष सुविधा भी थी। तो उस सभ्यता का मुझे नाम बताना है। ठीक है, आगे देखते हैं। लंबी अवधि के लिए किसी भी स्थान में वर्षा के पानी को अंतिम डिस्चार्ज स्थान तक बहाने के लिए एक भूमिगत जल निकास प्रणाली का निर्माण किया जाना चाहिए, चाहे वह ऊंचे स्थान पर हो या कम ऊंचाई पर हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए जितना ज़्यादा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।